बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप मुझे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। एक और नए वीलाग के साथ मैं आज हाज़िर खिदमत हूँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के दो बड़े जजेस के ऊपर, जो वफाकी हुकूमत बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या फिर जो दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से जो वफाकी हुकूमत के इमा के ऊपर दो बड़े और मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बिलखसूस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो वज़ीर आज़म हाउस में एक मुबैना तौर पर साजिश तैयार की जाती है और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़रिए इन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाता है और जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया या फिर मीडिया के ऊपर एक माहौल, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से सियासी बुनियादों के ऊपर। उसके कुछ हक़ायक़ जो हैं वो मैं सामने लेके आया हूँ। आज का जो वीलाग है ये बेसिकली 4 मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं और इन पहलुओं के ज़रिए या फिर इन 4 जो मुख्तलिफ जो हम जांच करेंगे या फिर हम आपको जो बताएंगे कि किस तरीके से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद, झूठे और सियासी हैं। पहला हिस्ट्री बताएंगे, फिर आपको फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद जो मकासद हैं वो क्या हैं इस सारे इल्ज़ामात के, और आखिर में आगे होगा क्या या फिर क्या होना चाहिए ये बताएंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या फिर जो अदलिया है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हों या फिर उनके ऊपर जो हमले हैं वो नई बात नहीं है। ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपको कि दर्जनों ऐसे वाक़यात, ऐसी बातें बता सकता हूँ जहाँ पर या किस वक्त में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लफ्ज़ी हमले किए और एक दफ़ा तो फिजिकल हमला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। वो एक तारीखी विजुअल्स आपको बाज़ औक़ात जब सुप्रीम कोर्ट या फिर अदालत से मुतल्लिक मामला सामने आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के जो क्रेडिट उसको हैं कि उस क्रेडिट में उनमें ये चीज़ भी शामिल होती है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के ऊपर हमला किया था और वो भी मकसद कुछ यही इसी तरीके से मिलता जुलता ही था। अब हम बात करते हैं जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात झूठे कैसे हैं और इल्ज़ामात के हक़ायक़ क्या हैं और जो फैक्ट्स हैं वो बुनियादी तौर पर हैं क्या। नाज़रीन, इनकी जानिब से यानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकला हैं या फिर मियाँ दाऊद साहब एक वकील हैं और उनका मैं ट्विटर अकाउंट भी बाज़ औक़ात देखता रहता हूँ, तो ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनकी जो माजी की जो ट्वीट्स हैं या फिर जो हाल ही में जो ट्वीट्स वो करते हैं तो उनका जो टिल्ट है वो मुस्लिम लीग नून या मौजूदा वफाकी हुकूमत है उनकी तरफ है और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ भी उनका थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा जो टिल्ट है वो उनकी तरफ है। उनके ट्वीट्स के ऊपर जो पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात तहरीक इंसाफ है उनके लीडर को और मुअज़्ज़ज़ जजेस को एक साथ पेश करने की अटेम्प्ट भी की जाती है और इमरान खान साहब को तो फितना तक भी वो कह देते हैं और यही वो वकील साहब हैं जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया और रेफरेंस के अंदर उन्होंने 2-3 मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। जो इल्ज़ामात हैं वो बेसिकली ये हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो लंदन में पैसे जो बाहर पैसे भिजवाए पाउंड्स में, उन्होंने उनकी जो फीस है उसको कहा गया कि ये जो है उनकी जो कह सकते हैं कि दूसरी आमदनी या फिर किसी और तरीके से उन्होंने भिजवाए हैं और ये एक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मतलब ये कि अगर चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये करप्शन के हवाले से कुछ मामलात हैं तो इस वजह से ये रकम भी उनमें शामिल है। फिर कहते हैं कि इन्होंने लाहौर में एक घर ख़रीदा, उसके हवाले से भी इल्ज़ाम है और कहा कि इनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि एक कोई प्लाज़ा है गुजरांवाला में, उस हवाले से इल्ज़ाम है और साथ में उन्होंने कहा कि इन्होंने एक प्लाट जो है वो 47 लाख का ख़रीद कर उन्होंने 6 करोड़ में फ़रोख्त किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, हकीकत ये है कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो
گھر خریدا یا 4 کنال کا بنگلہ خریدا، وہ انہوں نے اپنی 2 پراپرٹیز جو ہیں وہ فروخت کی، اور وہ پراپرٹیز فروخت کر کے انہوں نے وہ جو 4 کنال کا گھر ہے وہ انہوں نے خریدا، اور اس کی پراپر جو منی ٹریل ہے وہ بھی موجود ہے۔ منی ٹریل کہ انہوں نے 2 پراپرٹیز فروخت کی، کس کو فروخت کی، کیا معاہدہ ہوا، وہ موجود ہے۔ پھر جو انہوں نے وہ گھر خریدا اس کا معاہدہ کیا ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جب وہ پریکٹس کیا کرتے تھے، بطور وکیل پریکٹس کیا کرتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے جج بننے سے بھی پہلے، تو وہ جس پلازے کے اوپر انہوں نے آفس یا پھر جو انہوں نے ایک جو اس کا کہہ سکتے ہیں پورشن کرائے پہ لیا ہوا تھا، اس کو بھی میاں داؤد صاحب یا پھر ان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پھر اس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ جو ان کا جو رینٹ کا جو ان کا پورشن تھا وہ بھی انہوں نے کہا جی پورا پلازا ہی انہیں کا ہے۔ تو ایک تو فیکٹ یہ ہے کہ وہ پلازا ان کا نہیں ہے، دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ جو گھر انہوں نے خریدا لاہور میں وہ انہوں نے اپنی 2 پراپرٹیز جو ہیں وہ فروخت کی، اس کی منی ٹریل موجود ہے، وہ اس کے بعد انہوں نے وہ گھر خریدا۔ پھر ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ان کی جو بیٹی کی فیس ادا کی گئی ہے وہ مشکوک ہے۔ تو وہ بھی اس کی حقیقت ناظرین یہ ہے کہ معزز جج صاحب نے جو لگ بھگ 21,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ جو باہر بھجوائے، اس کی انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پیش کی اجازت لی، اور جو ان کا تنخواہ والا اکاؤنٹ ہے، بینک کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے انہوں نے 3 کروڑ روپے کا جو ہے وہ قرضہ لیا، اور وہ قرضہ جو ہے اب قسطوں کے طور قسطوں میں وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کی تمام تر جو ٹیکسز ہیں جو اس وقت ریاست پاکستان یا پھر حکومت پاکستان کی جانب سے جو کہ شہریوں کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس کی مکمل طور پر ٹریل بھی موجود ہے۔ تو اب جو ان کی بیٹی کی فیس انہوں نے ادا کی وہ قرض کے اوپر کی انہوں نے ادا، اور پھر اب وہ قسطوں میں وہ قرض کی رقم ادا کر رہے ہیں، ٹیکسز بھی ادا کیے گئے ہیں، اور یہ تمام تر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو مروجہ قانون ہے اس کے تحت انہوں نے پیشگی اجازت بھی لی، لہٰذا جو 3rd الزام ہے وہ بھی فارغ۔ پھر ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ 47 لاکھ روپے کی پراپرٹی خرید کر یا پلاٹ خرید کر انہوں نے 6 کروڑ روپے میں فروخت کیا۔ اس کی حقیقت ناظرین یہ ہے کہ 2006 میں انہوں نے یہ 45 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا، اور پھر گھر بنا کر جو وہ پلاٹ ہے، یا پھر اب پلاٹ تو نہیں، اس کو تو آپ گھر ہی کہہ سکتے ہیں، پھر انہوں نے 2006 کے بعد اب انہوں نے جو پلاٹ ہے کچھ عرصہ پہلے جو فروخت کیا ہے، تو اب وہ 6 کروڑ میں فروخت کیا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ معزز جج صاحب نے بڑا سستا پلاٹ بیچ دیا اور سستا گھر بیچا ہے، کیونکہ ابھی بھی جس ایریے میں یہ پلاٹ فروخت کیا گیا ہے وہاں پر صرف پلاٹ کی جو ویلیو ہے، گھر کی نہیں، جو پلاٹ کی ویلیو ہے وہ لگ بھگ 4.5 کروڑ سے 5 کروڑ روپے ہے، اور انہوں نے 6 کروڑ میں فروخت کیا ہے۔ تو یہ اگر یہ کہنا کہ 45 لاکھ یا 47 لاکھ کا جو پلاٹ تھا وہ 2006 میں بھی اور 2020 21 22 23 میں بھی اگر اس کی ویلیو وہی ہے تو یہ تو جاتی ہے۔ تو مارکیٹ ویلیو آپ چیک کروا لیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی الزامات ہیں اس کے اوپر جو معزز جج صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنے تمام جو ٹیکس گوشوارے ہیں، وہ میں نے ٹیکس گوشوارے بھی دیکھے ہیں، جو تمام ٹیکس گوشوارے ہیں ان میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، لہذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معزز جج صاحب کی جانب سے چھپائی گئی ہو یا پھر اس کو کوئی مشکوک قرار دیا گیا ہو۔ یہ صرف جو ایشو ہے اس کا میں جو میرا 3rd جو پہلو ہے وہ یہ کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کے مقاصد بڑے واضح ہیں۔ یہ جو 2 معزز جج صاحبان ہیں، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر رضا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی، ان تینوں اور باقی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز ججز ہیں، انہوں نے ان کی جو پہلی اور بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی ججز تھے جب عمران خان صاحب کے دور میں قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے بطور ایکٹنگ اسپیکر جو تحریک عدم اعتماد تھی اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اور رولنگ دے دی، اور یہ قرار دیا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تھے، انہوں نے معاملے کو ٹیک اپ کیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اسمبلی بحال کی، اور جو موجودہ حکمران ہیں یہ پھر حکومت میں بیٹھے۔ اب جو حکومت میں ہیں، اگر آپ
सिंपली ये कहें कि ये इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जजेस की मरहून मिन्नत है, तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि जिसके ऊपर एहसान करें फिर उनके शर से बचें, कुछ ऐसा ही एक बात है। लेकिन ये जजेस साहिबान का इन हुकूमत के ऊपर एहसान नहीं था। बुनियादी तौर पर जजेस साहिबान ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का जो है वो अपना जो फरीज़ा है वो उन्होंने अदा किया। और अब भी जस्टिस तेजाबुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो CCP और लाहौर वाला केस था उसके अंदर उन्हें महसूस किया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी हैं, तो 90 दिन के अंदर आइन कहता है कि इंतखाब होना चाहिए। तो इंतखाब कराने के लिए उन्होंने एक नोट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोट भिजवाया कि आप इसके ऊपर आज खुद नोटिस लें। वो आज खुद नोटिस ले लिया गया और उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। और मकसद क्लियर है कि जो जजेस या फिर जो हमारे अदालतें हैं जिनका काम है वो आइन के साथ खड़े होंगे, वो आइन के साथ खड़े हैं और वो आइन के साथ खड़ा होने की उनको सजा दी जा रही है। उनको जो है वो उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि उनकी किरदार कुशी की जा रही है, पब्लिकली की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। रियासती इदारे, रियासती जो कह सकते हैं मशीनरी इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को जो है वो हरासा किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा शगुन नहीं है। और मकसद क्लियर है कि दबाव में लाया जाए जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाया जाए। और जो अपने मकासद हैं वो ये हैं कि अपनी मर्जी के मनपसंद फैसले जो हैं वो हासिल किए जाएं। लेकिन मैं यहाँ पर दाद देता हूँ, मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं सैल्यूट पेश करता हूँ इन जजेस को जो इन्होंने इस ज़बरदस्त किस्म की फाशिज़म का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि वो स्टैंड कर रहे हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं और बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े ज़ब्त के साथ इस सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, वो उसके साथ खड़े हैं। तो मकसद वाज़ेह है, मनपसंद फैसले लेने हैं। यही वजह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस लाया गया, यही वजह है कि उनके खिलाफ कंपेन की जा रही है, यही वजह है कि उनको टार्चर किया जा रहा है जहनी तौर के ऊपर भी और पब्लिकली भी उनको मुलायन किया जा रहा है, जो कि कामयाब नहीं होंगे। आखिर में होगा क्या? आखिर में नाज़रीन यही है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने जजेस के साथ खड़ी होगी। और अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो इन जजेस साहिबान का दिफा भी कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अगर 12, 13 या 14 सियासी जमातें मिलकर एक कैंपेन लॉन्च करते हैं तो एक जो सियासी जमात है या फिर जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जो पाकिस्तान के लॉयर्स हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ खड़े होते हैं। और वैसे भी चाहे जिस किस्म की भी अदालत की तरफ से फैसले आने चाहिए, हमें अदालत के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, हमें अदालत के ऊपर एतमाद रखना चाहिए, क्योंकि अगर अदालती निज़ाम या फिर अदालतें नहीं होंगी तो फिर जो लोगों के फैसले हैं वो लोग खुद करेंगे चौकों चौराहों गली कूचों के ऊपर। और एक ऐसी खौफनाक फिजा पैदा हो जाएगी कि जिसके बाद इंसाफ नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक मूवी है जॉली LLB, उसमें एक जज साहब होते हैं और जज साहब के पास एक केस आता है। तो जज साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन वो मिसाल सुनाते हैं कि अब भी अगर ज़ाहिर फैसले अगर वो करें ताख़ीर से आ रहे हैं, लेकिन अब भी अगर किसी शहर में या किसी मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाती है या बाज़ार में लड़ाई हो जाती है तो जिसके साथ ज़्यादती हो रही होती है वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मतलब अवाम का जो एतमाद है और जो एतबार है, जो भरम है कोर्ट के ऊपर, उसे बरकरार रखना चाहिए, उसे बरकरार रहना चाहिए। खुदा न खासा अगर अदालती सिस्टम को या फिर इस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत को या उनके जजेस साहिबान को ऐसे टारगेट किया जाएगा तो लोगों का अदालतों के ऊपर से एतमाद, भरम, वो जो एतबार है वो ख़त्म हो जाएगा। और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर जो मुल्क हैं या फिर जो कौमें हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाती। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।